हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र पीके। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या है और जैव विकास क्या है। आनुवांशिकी आपकी विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के अंदर हम क्या करते हैं? आनुवांशिकता का और जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे जीव विकास होता जाता है, कई सालों के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी विभिन्नताएं आती हैं, उन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? आनुवांशिकता के अंदर। जैव विकास क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास पढ़ा जाता है तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव विकास एक धीमी प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूर्वजों का क्या इतिहास रहा था और समय समय पर उनमें क्या क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। अब आनुवांशिकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता था? आनुवांशिकता का। तो आनुवांशिकता क्या है? देखिए, माता पिता के गुणों का उनकी संतान में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिकता कहलाती है। आपने सुना होगा कि जैसे माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से। कहने का मतलब, जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें जो संतति प्राप्त होती है, तो संतति में जो जीन होते हैं वो माता और पिता दोनों के जीन होते हैं। अगर बच्चे में माता के जीन ज़्यादा हैं तो बच्चा माता जैसे लक्षणों का होगा, और अगर बच्चे में पिता के जीन ज़्यादा हैं तो बच्चा पिता के जैसे लक्षणों वाला होगा। ठीक है, तो माता पिता के गुणों का उनकी संतान में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। जब विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन आनुवंशिकी कहेंगे। अब देखिए, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचलित होते हैं। ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहते हैं। जैसे कि कलर है, हमारा रंग है, वो माता पिता से आता है। हमारी आँखों का कलर है, हमारे बालों का कलर है, हमारी लंबाई है, ये सारे हमारे कहाँ से आते हैं? माता पिता से। तो इन गुणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो पहली बात तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा परिभाषाएं हैं। ये टर्मिनोलॉजी है भाई, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकी क्या है, जैव विकास क्या है, ऐसे हम इसमें बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे और ये पूछी जाती हैं। ठीक है, और अगर परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता का मतलब है कि भाई एक संतति के अंदर जो लक्षण आते हैं अपने माता पिता से, उनका अध्ययन। ठीक है, और माता पिता के जो लक्षण आए हैं उनके साथ साथ उनमें और क्या विभिन्नताएं आई हैं। ठीक है, जैसे कि अब माता पिता के लक्षण तो है ही हैं, लेकिन साथ में उसमें कुछ नए लक्षण भी आए हैं, तो उनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो तो क्या कहलाते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण। तो ये डेफिनेशंस आप देख सकते हो। अब बच्चों, यहाँ से आप समझ के अपने नोट बना सकते हो, है ना, और उनको लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ अगर इसमें नहीं आती है तो वापस से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वंशागत लक्षण क्या होते हैं या वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आए उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक गुण भी कहते हैं उनको। अब विभिन्नता क्या है? देखिए, ऐसे गुण जो जो जीव को अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्य के उसी गुण के से विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, से विभिन्नता को दर्शाते हैं। अभी अपन क्या कह रहे थे कि विभिन्नता क्या है? ऐसे गुण जो जीवों को
अपने जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई संतति है, उसमें कोई लक्षण है, वो अपने जनक और अपने ही समान कोई दूसरा जाति है, उनमें से अगर कोई लक्षण भिन्न है तो उसको अपन क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। ठीक है। मेंडल का प्रयोग एवं वंशागत नियमों के प्रतिपादन में योगदान, मेंडल के ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो मेनली हम मेंडल की बात करेंगे। पहली बात तो आपको पता होगा कि मेंडल को क्या कहा जाता है, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपसे पूछ सकता है आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जॉन ग्रेगर मेंडल। इनका पूरा नाम है मेंडल का जॉन ग्रेगर मेंडल। और मेंडल ने आनुवंशिकी के अंदर बहुत बढ़िया काम किया था। ये एक पादरी थे चर्च में। ठीक है। अब पादरी थे इसका मतलब ये ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं थे, ये बहुत पढ़े लिखे थे। इन्हें फिजिक्स का, बॉटनी का और फिलॉसफी का, यानी जो दर्शन शास्त्र है उसका सबका क्या था, ज्ञान था और उन्होंने अध्ययन कर रखा था। तो इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए और बाद में इन प्रयोगों को 3 और वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनको क्या लाया, दोबारा से पुनर्खोज की थी। शुरुआत में जब इन्होंने नियम दिए थे दोस्तों, तो इनके नियमों को माना नहीं था उस टाइम पे लोगों ने, क्योंकि इन्होंने बहुत हाई लेवल का काम किया था। इनके साथ साथ डार्विन थे, डार्विन और इन्होंने अलग अलग काम किए थे, लेकिन डार्विन को पॉपुलैरिटी मिली और मेंडल को किसी ने समझा नहीं। तो इनके जो नियम थे उस टाइम पे अमान्य कर दिए गए थे। लेकिन इनके मरने के बाद में 16 साल बाद 3 नए वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके नियमों का वापस से अध्ययन किया तो पाया कि भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया बात बता गए थे। तो बाद में इनको पहचान मिली। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया। तो दोस्तों एक बात तो यह है कि इन्होंने मटर का पौधे का चयन किया, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके जो प्रयोग है सारे मटर के पौधे के ही अनुकूल थे, बढ़िया। तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि पहली बात तो देखो मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है। ठीक है। और कम समय में फल और फूल दे देता है, क्योंकि अगर कोई पौधा है वो ज़्यादा समय लेता है तो उसके अध्ययन में भी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकते। तो एक वर्षीय पौधा है और कम समय में फल और फूल दे देता है। दूसरी बात, मटर के पौधे का जीवन काल काफ़ी छोटा होता है, जिससे कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में ही किया जा सकता है। दूसरा, मटर के पौधे में लक्षण स्पष्ट एवं लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। जिन लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है। और साफ साफ दिखाई देंगे, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। इन्होंने नॉर्मल ही अध्ययन किया था, क्योंकि ये लगभग 1864-65 या उस समय की बात है। ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना तो इंस्ट्रूमेंट थे। तो मटर के पौधे में जो लक्षण थे वो बिना इंस्ट्रूमेंट के साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दूसरी बात, मटर के पौधे में आसानी से स्वपरागन तथा कृत्रिम तरीके से परागन कराया जा सकता था। ठीक है। आपने लैंगिक जनन में पढ़ा होगा कि परागन, स्वपरागन, परपरागन क्या होता है, ये जनन की ही प्रक्रिया है। ठीक है। अगला देखिए, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। ये कुछ 6 पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, तो आप ये 6 पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है। अब भाई जब मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन किया तो उन्होंने कुल 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था? 7 लक्षण बताए उन्होंने। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कुल 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया, जो निम्न प्रकार हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कुल कितने लक्षणों की बात की, या कह सकते हैं कितने लक्षणों का अध्ययन किया, या आप कह सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों के प्रयोग में कुल कितने लक्षण बताए। 7 लक्षण बताए। ठीक है। और हर लक्षण के क्या हैं, 2 विकल्प हैं।
ये सबसे बढ़िया बात थी। अगर हर लक्षण के 2 विकल्प नहीं होते या मान लो अगर 3 हो जाते तो शायद मेंडल की ये नियम उस टाइम पे ये लागू नहीं होते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हर लक्षण के 2 ही विकल्प थे, विपर्यास कह लो या क्या कह लो, विकल्प कह लो। तो सबसे पहला है तने की लंबाई। ये क्या है? लंबाई है। लंबाई में 2 चीज़ हैं दोस्तों, लंबा और बौना। ठीक है, एक तो क्या है? लंबा या बौना। पौधा या तो लंबा होगा या क्या होगा? बौना होगा। अगला है फूल का रंग। फूल का रंग या क्या है? बैगनी या फिर क्या होगा? सफ़ेद। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति क्या होगी? या तो अक्षीय, है ना, और एक क्या है? अंतस्थ। तो 3 तो ये हो गए आपके। अगला देखेंगे, चौथा क्या है? फली का आकार। फली का आकार फूला है या सुकड़ी है? फली है वो आपकी फूली हुई है या सुकड़ी हुई है। फली का रंग कैसा है? फली का रंग हरा है या पीला है। बीज का आकार कैसा है? गोल है या कैसा है? झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा है? पीला है या हरा है। तो देखो एक बार हरा पीला आया था, एक बार पीला हरा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इन 7 लक्षणों के जो विपर्यासी लक्षणों में, ये जो 7 लक्षण थे ना, इनमें आपके जो विपर्यास दे रखे हैं 2-2, ठीक है, उनमें जो पहला वाला है वो कैसा है? प्रभावी लक्षण है, जबकि दूसरा लक्षण कैसा है? अप्रभावी। अभी हम देखेंगे आगे चल के, ये जो आपने लक्षण देखे हैं इनके 2 विकल्प हैं ना, जैसे लंबाई है, लंबाई के 2 विकल्प हैं, लंबा और बौना। तो जो पहला था इन सब में जो पहले वाले हैं, जैसे कि इधर लंबा, बैगनी, अक्षीय, ठीक है, और इधर क्या है? फूला, हरा, गोल, पीला, ये सब क्या हैं? आपके प्रभावी लक्षण हैं। और बाद वाले कैसे हैं? अप्रभावी। तो थोड़ा सा ये समझिएगा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आगे आएंगे, आप देखना। अगला था कि भाई मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। ठीक है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। पहली बात तो मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। और तीसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए सही पादप का चुनाव किया। उन्होंने सबसे बड़ी सफलता ये कि उन्होंने मटर का पादप चुना। ठीक है, क्योंकि उसमें हर लक्षण के क्या है? 2 विपर्यास थे। अब ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। पहली बात तो आनुवंशिकी क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, शायद इस साल पूछा भी है ये क्वेश्चन, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव विकास 2022 में। अगला आपसे पूछ सकता है कि भाई आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि मटर का पादप ही क्यों चुना मेंडल ने। दूसरी बात, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तीसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने लक्षण, मटर के पादप के कितने लक्षणों की बात की, तो 7 लक्षणों की। 7 लक्षण आपको टेबल सहित याद होने चाहिए। अब इस चैप्टर में कुछ आनुवांशिक शब्दावलियाँ हैं जो आपको आगे नियमों को समझने में हेल्प करेंगे। उनमें से फर्स्ट है जीन। क्या होता है? जीन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जीन। समझिए इस बात को। जीन क्या होता है? देखिए, हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर आपके क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। इस तरह से गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़ी। अब दोस्तों जो गुणसूत्र है ना, हमारे जोड़ियों के रूप में होते हैं, यानी कि जोड़ियों के रूप में होते हैं। और इन गुणसूत्रों के ऊपर है ना, इस तरह से रेखीय रूप से क्या उपस्थित होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। जीन होते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई जीन जो है आनुवांशिक इकाई है हमारे मानव की, या कह सकते हैं सभी जंतुओं की, पेड़ पौधों की आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। ठीक है, हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी मानव के अंदर। अब दोस्तों देखिए, मानव में क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। जनन में क्या होता है? जनन में 2 जीव आपस में जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होते हैं? दो चीज़ होती हैं, एक तो नर और एक मादा। ठीक है, नर युग्मक तो क्या होता है? नर युग्मक होता है शुक्राणु, जिसको नरजनन कोशिका कहते हैं अपन। और मादा में क्या होता है? अंडाणु। ठीक है,
मादा में क्या होता है, अंडाणु। अब शुक्राणु और अंडाणु की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, दोनों आपस में संपर्क में आते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में आपका क्या बनता है, युग्मनज, और उससे फिर अपन के संतति का, नई संतति का निर्माण होता है। अब इधर देखिए, जो शुक्राणु और अंडाणु आपकी जो कोशिका हैं उनके अंदर गुणसूत्र जो है, यानी कि अपन कह सकते हैं जीन जो है, वो क्या होते हैं, एकल अवस्था में होते हैं, ऐसे सिंगल, ठीक है, ऐसे होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं आपके, अगुणित होते हैं। बाकी सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, द्विगुणित। लेकिन जो आपकी जनन कोशिका हैं, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका, उनमें क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ये बात याद रखना आप लोग, थोड़ा सा अभी आगे चल के। मैंने क्या कहा था कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें दो आपके क्या करते हैं, भाग लेते हैं, नर और मादा, ठीक है। नर का क्या होता है, शुक्राणु, और मादा का क्या होता है, अंडाणु। मानव में तो पेड़ पौधों की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है आपका परागकण और बीजांड होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने मानव शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र क्या हैं, द्विगुणित हैं। लेकिन जो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका है उनके अंदर क्या है, अगुणित हैं, यानी कि सिंगल है केवल, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल है और ये सिंगल है, ये दोनों आपस में निषेचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से द्विगुणित। अब दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जो पिता होता है उसका शुक्राणु और माता का अंडाणु, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और उसी से हमारी क्या बनती है, नई संतति बनती है। तो देखो, इसके अंदर जीन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी जीन है, तो इन दोनों की जीन आएंगे कि नई संतति में। अब इन दोनों में से जिसके ज़्यादा होंगे उसी के लक्षणों जैसा बच्चा होगा, ठीक है, या बराबर हैं तो दोनों के आएंगे, और कुछ विभिन्नताएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो कहने का मतलब, जो जीन है आपका, ठीक है ना, जीन क्या है, आनुवंशिक इकाई है। जीन क्या है, एक आनुवंशिक इकाई है। अब आगे देखते हैं अपन उसके बाद में भय कारक। अच्छा, जीन की डेफिनेशन, भय कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, निश्चित करता है, नियंत्रित करता है। भय कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि हमारी लंबाई के जीन, हमारे कलर के जीन, हमारी आँखों के रंग के जीन, ठीक है, और हमारे बालों के रंग के जीन। हमारे बाल हैं वो सीधे हैं या करली हेयर हैं, घुंघराले बाल हैं, हर चीज़ का क्या है, जीन है। तो वो कोई ना कोई लक्षण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब मेंडल ने उस टाइम पे दोस्तों जीन की खोज ही नहीं हुई थी, है ना। एक्चुअली में जब मेंडल ने अपने नियम दिए थे तब तो जीन की खोज ही नहीं हुई थी, जीन नहीं कहते थे उस टाइम पे उसको। उस टाइम पे मेंडल ने इसको कारक कहा, क्या कहा, कारक कहा। लेकिन बाद में जैसे खोज हुई तो अपन को पता है इसका नाम जीन है, तो वापस से इसको जीन कहने लग गए थे। लेकिन मेंडल के टाइम ने जीन को क्या कहा था, मेंडल के टाइम पे मेंडल ने कारक कहा था। युग्म विकल्पी क्या है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आपका एक लक्षण है लंबाई, जैसे क्या है, पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी होंगे। जैसे लंबाई आपका क्या हो गया, लक्षण हो गया। अब लंबाई के भी दो विकल्पी होंगे आपके, एक तो लंबापन, एक बौनापन। भाई आपका लक्षण है पौधे की लंबाई, अभी अपन देख के आए कि उसके दो विकल्प होंगे विपर्यास टेबल में। जैसे देखो, बीज का रंग है या तो गोल होगा, बीज का आकार है या तो गोल होगा, झुर्रीदार। ऐसे ही लंबाई में आपका क्या होगा, या तो लंबापन और बौनापन। तो ये दोनों युग्म विकल्प हो गए। लंबापन को यानी लंबाई को हम कैपिटल टी से और बौनेपन को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, समयुग्मजी। यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीव के दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, कैसे हैं, एक समान। जैसे कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो गए, समान हो गए, तो इसे तो कहते हैं समयुग्मजी। अगर आपके दोनों युग्म विकल्पी असमान हैं, यानी एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, विषमयुग्मजी, ठीक है। ये समयुग्मजी हैं और ये कैसा है, विषमयुग्मजी। ये सब आपको धीरे धीरे काम आएंगे, ठीक है। अगला है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है दोस्तों, जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो आपको क्या है, पौधे प्राप्त होंगे। जैसे कि ये हो गया, एक तो टी, एक स्मॉल टी और कैपिटल टी, एक स्मॉल टी।
कैपिटल टी जहाँ भी आएगा एक बार भी उसे क्या कहेंगे हम, लंबा पौधा। जैसे ये क्या है, लंबा है, ये भी कैसा है, लंबा, क्योंकि कैपिटल टी आ रहा है। और ये कैसा है, बौना, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा, कैपिटल टी नहीं आ रहा। और अपन ने एक ये भी बात कही थी कि जो लंबा है वो क्या है, प्रभावी है। ये क्या है, प्रभावी, और ये क्या है, अप्रभावी। तो इसमें अगर प्रभावी आ रहा है तो ये ही दिखेगा आपको। इसमें तो दोनों ही प्रभावी हैं, इसलिए क्या होगा, शुद्ध लंबा। ये लंबा होगा लेकिन कैसा होगा, अशुद्ध लंबा। और ये क्या होगा, शुद्ध बौना। ठीक है। अब आप इसको देख के कह रहे हो कि ये क्या है, लंबा है, ये भी कैसा है, लंबा, लेकिन ये कैसा है, बौना। तो इनको देख के हम कह रहे हैं कि ये पौधा लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन ये बौना है ना। तो इनका जो लक्षण प्रारूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। यानी 2 पौधे तो लंबे हैं और एक पौधा कैसा है आपका, एक पौधा है आपका बौना। ये क्या हो गया आपकी। ठीक है। अब अगर अपन बात करें जीन प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप हम जीन को देख के करेंगे बात। जैसे कि ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये क्या है, कैपिटल टी। अभी तो हमने पौधे को ऊपर से देख के बात करी थी, लेकिन अब हम जीनों को देख के बात करेंगे। इसमें अलग जीन है तो एक ऐसा एक ही है, इसमें अलग जीन है तो 1:1, और ये क्या है, अलग है। तो तीनों क्या हैं आपके, अलग अलग हो गए। तो जीन देख करके आपने कहा कि ये तो तीनों अलग अलग हैं। पहले हमने कहा था कि ये दोनों लंबे हैं तो 2:1। तो भारी रूप से देखकर अगर आप बात कर रहे हो तो वो है लक्षण प्रारूप, और अंदर जीन देख के अगर आप बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है आपका, जीन प्रारूप। अगला है प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। वैसे भी आपने जो टेबल देखी थी उसमें जो पहले वाले थे वो सारे प्रभावी लक्षण थे, और जो दूसरे वाले थे वो क्या थे, अप्रभावी। तो दोस्तों आप जब मेंडल के नियमानुसार अपन संकरण कराएंगे अभी, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है ना, जो लक्षण दिखाई देता है F1 पीढ़ी में, उसे तो अपन क्या कहेंगे, प्रभावी। और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, एक पौधा लिया शुद्ध लंबा और एक पौधा लिया शुद्ध बौना, इनके बीच में क्या कराया अपन ने, संकरण कराया। तो अभी आप देखोगे सारे जो पौधे थे ना आपके, सारे पौधे F1 पीढ़ी में आपको 4 पौधे मिलेंगे, चारों के चारों पौधे लंबे मिलेंगे। इसका मतलब जो लंबाई है, लंबापन है, उसने अपना प्रभाव जमाया है, बौनेपन का कोई प्रभाव नहीं रहा था। तो यहाँ पर लंबापन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। F1 पीढ़ी में कौन कौन से, ये F1 पीढ़ी है, मतलब कहने का मतलब 2 जनक लिए अपन ने, एक तो शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना। इन जनकों से हमने संकरण कराया और प्रथम पीढ़ी प्राप्त की। तो सारी प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए, लंबे प्राप्त हुए। फिर हम क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी से जब द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो फिर आगे अलग आपके क्या मिलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आगे देखिए, जनक पीढ़ी क्या होती है, नई संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। भाई जिनसे अपन प्रथम पीढ़ी प्राप्त करेंगे जिन पौधों से, उसे क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी अब उसके लिए जनक की तरह काम करेगी। ये है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेंडल की वंशागति के नियम। पहला है प्रभाविता का नियम। इस बार दोस्तों 2023 में जो मेंडल के नियम हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। मेंडल की वंशागति के नियम, इसके अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है, ठीक है, तो एक लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। यह प्रभाविता का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि आप दो, जैसे टी और स्मॉल टी, इनमें क्या कराओगे, ये तो क्या है, समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी अवयवी पढ़ के आए अपन, दोनों समान जीन है तो समयुग्मजी। अब इनके बीच में जब अपन संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उनमें से एक लक्षण आपका क्या है, वो क्या होगा, प्रभावी होगा।
इनमें से, जैसे ये लंबापन है और ये बौना है, ये लंबे पौधे हैं, ये बौने पौधे हैं। तो जब आप इनका संकरण कराओगे तो इसमें से एक लक्षण क्या है आपका प्रभावी होगा, ये क्या कहलाता है प्रभाविता का नियम। अब इसका एग्जाम्पल है, जब शुद्ध लंबे संयुग्मजी लंबे शुद्ध संयुग्मजी बौने पादपों में संकरण करा जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। यानी कि लंबाई वाला जो लक्षण है वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं आगे। देखो अपन ने क्या करा है, संकरण करा है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये आपके कैसे हैं शुद्ध लंबे संयुग्मजी हैं और ये कैसे हैं शुद्ध बौने। अब दोस्तों ये तो क्या है आपके जनक, यहाँ क्या लिखोगे आप, जनक लिखोगे, क्या लिखोगे बगल में, जनक। ठीक है, जनकों से आपने क्या बनाया, युग्मक बनाए, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये आपके क्या है युग्मक, क्योंकि देखो जनक पौधा है और पौधे के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे, आपके गुणित होंगे, द्विगुणित होंगे। लेकिन जैसे ही आप संकर कराओगे तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि युग्मक जो होते हैं, युग्मक अभी मैंने बताया कि नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, तो शुक्राणु के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र एकल होता है, अगुणित होता है, तो अलग अलग हो गए आपके। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कैपिटल टी आपका करेगा इससे, तो जो बनने वाला पौधा है अब दोबारा से युग्मित हो गया, इसका मतलब पौधा मिल गया अपन को, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से आपको चारों के चारों क्या मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। और इन सभी में आपका कैपिटल टी है, इसका मतलब पौधा कैसा है, लंबा। दोस्तों कैपिटल टी हो गया तो वो तो हो गया शुद्ध लंबा, और एक बार कैपिटल टी आ गया तो भी वो क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन वो कैसा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। अगला नियम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल का यह नियम भी एक संकर संकरण, एकल संकर संकरण, एक संकर संकरण कह लो या एकल संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। मेंडल के जो दो नियम है ना भाई, एक तो प्रभाविता का नियम जो पढ़ा, और एक अपन अब ये पढ़ रहे हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दोनों क्या है, एकल संकर संकरण पर आधारित हैं। एकल संकर संकरण का मतलब होता है जब हम एक ही लक्षण को लेकर के नहीं संकरण कराते हैं। अभी अभी हमने देखा ऊपर संकरण कराया तो एक ही लक्षण था, केवल पादप की लंबाई। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे मेंडल के तीसरे नियम में, तो हम दो लक्षण लेके चलेंगे। ठीक है, लंबाई, यहाँ तो केवल लंबाई की बात करिए तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण। तो आपसे पूछ ले कि मेंडल के कौन कौन से नियम एकल संकर संकरण पर आधारित हैं, तो पहला तो है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो ये मेंडल का यह नियम किस पर आधारित है, एकल संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या किया, पहले शुद्ध लंबा था और शुद्ध बौना था, इनके संकरण से आपने क्या की थी, F1 पीढ़ी प्राप्त की थी, जो ऊपर वाला देखा था। उसमें क्या है, आपका लंबा पौधा प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप क्या करोगे, इस F1 पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी प्राप्त करोगे आगे, ठीक है, तो ये तो आपका पौधा है। अब एक बार तो आपने इसका नर युग्मक लिया और एक मादा युग्मक, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग होंगे आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें से एक नर पौधा ले लिया और एक मादा पौधा ले लिया। अब इनके युग्मक जब बनेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये पृथक होंगे आपके, ठीक है ना। और युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा, एक शुद्ध बौना और शुद्ध क्या होगा, लंबा पौधा प्राप्त होगा, ठीक है। और युग्मक पृथक पृथक आपके शुद्ध रूप से हो रहे हैं, क्योंकि देखो आपका भाई जो F1 पीढ़ी है वो कैसी है, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधा है वो कैसा है, अशुद्ध लंबा है। कैसा है, अशुद्ध लंबा। लेकिन जब इसके युग्मक बन रहे हैं तो वो अपने आप में क्या हो रहे हैं, शुद्ध बन रहे हैं। देखो पौधा होगा तो उसमें पौधा होगा तो उसमें आपके क्या होंगे, जीन जो है गुणित होंगे। लेकिन जब ये पृथक हो जाएंगे तो ये अपने आप में शुद्ध हो गया ना
भाई ये शुद्ध लंबा हो गया एक तरीके से, और ये क्या हो गया बौना, पृथक हो गए और दोनों शुद्ध हो गए। अभी जब ये दोनों युग्मित थे, यानी पौधा था ये, तो ये क्या है, ये पौधा है, और पौधा कैसा है, ये अशुद्ध लंबा। लेकिन जब आप इससे क्या कर रहे हो, इसका संकरण करवा रहे आगे, तो जब इसके नर युग्मक या फिर कह लो मादा युग्मक, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, और अलग अलग हो गए तो अब ये शुद्ध हो गए। क्या हो गए, ये शुद्ध हो गए, ये युग्मक क्या हो गए, शुद्ध हो गए। पहला अशुद्ध लंबा था वो, और अब जब युग्मक बने तो ये अलग अलग हो गए। अब इसलिए ये शुद्ध बन गए, इसलिए तो इसे शुद्धता का नियम कहते हैं, और ये पृथक हो गए यहाँ से, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्मविकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। इसमें प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्मविकल्पी पाया जाता है, प्रत्येक लक्षण के लिए, जैसे कि लंबाई और भौनापन अलग अलग हो गए ना, प्रत्येक लक्षण के दोनों युग्मविकल्पी मिल रहे हैं इसके अंदर, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो प्रवैधता का था उससे F1 पीढ़ी प्राप्त करी थी, F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ था उसका एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक लिया, उन दोनों को फिर से अलग किया। देखो यहाँ से ये टी इनको क्या किया था, इन दोनों को वापस से अलग किया, इन दोनों को वापस से अलग किया, फिर संकरण कराया, तो आपको यहाँ शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबे, और ये क्या मिलेंगे, शुद्ध लंबे। इसको क्या करेंगे अपन, F2 पीढ़ी। अब इस F2 पीढ़ी का अपन क्या देखेंगे दोस्तों, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौनेपन लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होगा, 3:1, यानी 3 पौधे लंबे और 1 बौना। जीन प्रारूप क्या होगा, 1:2:1। देख सकते हैं आप लोग इधर, देखिए ये कैपिटल टी है, और ये स्मॉल टी ये दोनों अलग हो गए, और ये 2 अलग हो गए, इसलिए 1:2:1, ये जीन प्रारूप हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। भाई आपने जनक लिए थे 2, जनक लिए थे कि नहीं लिए थे 2, इनसे क्या कराया आपने, क्रॉस कराया, और आपको प्रथम पीढ़ी में ये मिले, तो इसे F1 पीढ़ी करें। अब ये कह रहा है वापस से कि F1 पीढ़ी से जो संकर मिला, भाई आपने संकरण कराया तो संकर ही तो बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड मिलेगा। अब इस संकर का संकरण आप पूर्वजों से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, पूर्वजों से। पूर्वज कौन है, ये दोनों पूर्वज हैं आपके, जनक हैं। अगर इस संकर का संकरण आप किसी पूर्वज से करा रहे हो, दोनों में से किसी एक से, तो उसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से होगा भाई, एक तो होगा बाह्य संकरण और एक होगा परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण का क्या है, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण उन्हीं के प्रभावी जनकों से, ये प्रभावी जनक है दोनों, और ये क्या है, अप्रभावी जनक, जब प्रभावी जनकों के साथ कराया जाता है तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं। इससे प्राप्त संतति के सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे, जिनमें से 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे। तो देखो इधर आपकी F1 पीढ़ी से कौन सा मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपने प्रभावी जनक से करा रहे इसका कैपिटल टी से, तो देखो इनके दोनों युग्मक बनते समय अलग अलग होंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों अलग हो गए कैपिटल टी। इनमें आपने क्या कराया, संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो देखो यहाँ कैपिटल टी से कैपिटल टी कराएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी पहले आएगा, स्मॉल टी बाद में आएगा। इधर स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको सारे ही पौधे कैसे हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, सारे पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 50% तो कैसे हो रहे हैं, समयुग्मजी यानी शुद्ध लंबे, और 50% विषमयुग्मजी यानी कि अशुद्ध लंबे। तो दोस्तों अगर आपको संकरण कराने से सारे पादपों की लंबाई बढ़ा दी आपने, ठीक है, संकरण का मतलब ये होता है कि एक तरीके से हम जो अच्छे अच्छे गुण हैं या जो हमें चीज़ चाहिए उसे हम संतति में डाल देते हैं। जैसे हमने गधे और घोड़े का संकरण कराया तो हमें खच्चर मिला, तो दोनों के गुणधर्म आए उसमें, ठीक है, दोनों के गुण आए। अब इधर देखिए,
अगला अगला क्या है, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी, किसके साथ, अप्रभावी, अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल टी के साथ कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण का मतलब है परीक्षण करना, जांच करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50% तो विषमयुग्मजीय लंबे और 50% समयुग्मजीय बौने पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। अभी जो कराया था उसमें 50% समयुग्मजीय लंबे, 50% विषमयुग्मजीय लंबे प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, 50% विषमयुग्मजीय लंबे और 50% समयुग्मजीय लंबे। तो परीक्षण संकरण क्या होता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे कि ये आपका F1 पीढ़ी था और ये आपका अप्रभावी जनक है, दोनों के युग्मक अलग अलग हुए और अपन ने संकरण कराया, इस तरह से ये हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है आपका स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम, ठीक है। स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम क्या है, मेंडल का यह नियम किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण। तो आपसे पूछ सकता है कि मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो आपका वह स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम। और मेंडल के एकल संकर संकरण पर आधारित कौन सा नियम है, तो एकल संकर संकरण पर आधारित है आपका प्रभाविता का नियम और कौन सा स्वतंत्र क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, अभी जो पढ़ा था, ठीक है। स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम क्या है, देखिए मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार थोड़ा सा देखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों, यानी आपने 7 विपर्यासी लक्षण पढ़े थे, तो अभी तक तो हम एक ही लक्षण ले रहे थे पादप की लंबाई, लेकिन अब हम क्या लेंगे, 2 विपर्यासी लक्षण लेंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कराया जाता है। तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम 2 लक्षण ले रहे हैं, ठीक है, 2 लक्षण। तो ये करा कि अगर आप 2 लक्षण लेकर संकरण कराओगे तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बाई और कैपिटल आर, ठीक है, ये किसी अलग लक्षण को दर्शा रहे हैं और ये किसी अलग लक्षण को दर्शा रहे हैं। तब आप संकरण कराओगे अगर, तो इस लक्षण की वंशागति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस लक्षण की वंशागति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं अपन स्वतंत्रता अभ्युवन का नियम। यदि मटर के समयुग्मजीय पीले गोलाकार बीज, यानी कि बीज कैसा है, पीला है और गोलाकार है, पौधे का हरे और झुर्रीदार, अब बीज कौन सा है, हरा है और कैसा है, झुर्रीदार है, पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोलाकार बीज के प्राप्त होते हैं। कैसे होंगे, गोलाकार बीज के प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये कैसा है, पीला गोलाकार और ये कैसा है, हरा झुर्रीदार। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, पीला गोलाकार और ये हरा। इस बार क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ से 1 नंबर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 2022 के अंदर। अब इसके युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल वाई और आर, और इसके क्या बनेंगे, स्मॉल वाई और आर, ठीक है। वैसे तो चाहो तो आप इसके डबल भी बना सकते हो, कई बुकों में ऐसे बना रखा है स्मॉल वाई और आर। जब आप इनमें क्या कराओगे, हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो सारे के सारे ऐसे मिलेंगे चारों। तो F1 पीढ़ी में आपको सभी कैसे मिल रहे हैं, पीले और गोलाकार। इसको पीला गोलाकार क्या कहते हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो कैपिटल वाई आ रहा है इसके वजह से तो ये क्या हो गया, पीला, और कैपिटल आर आ रहा है इसके वजह से ये क्या हो गया, गोल हो गया, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से संकरण करा रहे हो पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार में, तो F1 पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, पीले गोलाकार। अब दोस्तों देखिए, जब आप F2 पीढ़ी प्राप्त करोगे, क्या करोगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करोगे, तो इन्हीं से आप क्या करोगे, इन्हीं के 2, एक तो नर ले लोगे और एक मादा ले लोगे, ठीक है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अब इनसे क्या बनेंगे, आपके 4 बनेंगे, 4 युग्मक। एक बार कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ ले लिया, एक बार कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ ले लिया, एक बार स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ और एक बार स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ। 4 युग्मक आपके मादा के बनेंगे, 4 ही आपके नर के बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जब संकरण कराएंगे
4 इसके और 4 इसके, तो इसकी हमें एक टेबल मिलती है और टेबल हम इस तरह से जमाएंगे कि ये तो गए आपके नर युग्मक और ये हो गए आपके मादा युग्मक। इस तरह से संकलन कराया वाई का, वाई आर का, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर आपने किसका कराया, इस कैपिटल वाई इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसी का इससे कराएंगे, यानी कि इस फर्स्ट वाले का पहले चारों से कराएंगे, फिर सेकंड वाले का इन चारों से कराएंगे, और कैपिटल वाली चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो ये आप टेबल देख सकते हो। मतलब कहने का ये है कि इसका सबसे पहले इन चारों से कराया, तो चारों के सामने इस तरह से इनको लिखते गए अपन। ठीक है, इस तरह से इन चारों को करा के कैपिटल वाली चीज़ को पहले और स्मॉल को बाद में, और जो कैपिटल है उसका आपको पता है प्रभावी लक्षण होता है, तो उसका नाम आएगा पहले। जहाँ भी कैपिटल वाई आ गया इसका मतलब वो कैसा हो गया, पीला हो गया, और एक भी अगर कैपिटल आर आ गया तो कैसा हो गया, झुर्रीदार। तो दोस्तों आप इस पूरी टेबल को देख सकते हो बुक में अच्छे से। इसका अगर आप लक्षण प्रारूप देखोगे, इनके नाम देखोगे, तो हमें 9 पीले गोलाकार पौधे प्राप्त होंगे। 3 कैसे होंगे, पीले झुर्रीदार, और 3 होंगे हरे गोलाकार, और 1 होगा हरा झुर्रीदार। ये लास्ट का जो है वो कैसा है, हरा झुर्रीदार। तो इनको तो देख के नहीं, हमने क्या कह दिया, लक्षण प्रारूप इसका ये है। और जीन प्रारूप आप देखोगे तो देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर का हमें एक ही मिल रहा है ये, और लास्ट में स्मॉल वाई स्मॉल आर का हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एक ही। बाकी आप इस तरह से देखोगे कि एक तरह के 4 मिल रहे हैं, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह की ये वाले। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 122, 412, 121, 122, 122, 412 और 121, ये आपका क्या रहेगा, जीन प्रारूप। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक बात करते हैं। ये हो गई आपके आनुवंशिकी की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैव विकास की। थैंक यू सो मच।